नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. कोपरगांव तालुका एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती में आज हम कविता क्रमांक 9 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर इस कविता का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ। कैलाश सेंगर जी आज के गज़लोकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी आपने लेखन किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका कार्य उल्लेखनीय है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन को झकझोर कर रख देती है। इसके बाद छात्रों, कवि की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरज तुम्हारा है, यह गज़ल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतज़ार, यह महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य है। इसके बाद छात्रों, विधा परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है। गज़ल के निर्माण में शेरों की अहम भूमिका है। शेर गज़ल की इकाई है। बहुत सारे शेर मिलकर गज़ल बनती है, जिसकी संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 शेरों से गज़ल का निर्माण होता है। शेर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रचित। 2 पंक्तियों से बना कविता का अंश उसे हम शेर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, लाटों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यह शेर है। इस प्रकार शेर के निर्माण में 2 पंक्तियों का समावेश होता है। 2 पंक्तियों से शेर बनता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में दोहे, चौपाई, कविताएं लिखी जाती है, उसी प्रकार गज़ल अरबी भाषा की साहित्यिक विधा है। गज़ल की लोकप्रियता को देखकर इसका समावेश हिंदी में किया गया। अमीर खुसरो को हिंदी में गज़ल लाने का श्रेय जाता है। इसके बाद छात्रों, चुनिंदा शेर इस कविता में कवि कैलाश सेंगर जी ने 14 शेरों का समावेश किया है। प्रत्येक शेर का, प्रत्येक गज़ल का पठन करेंगे और विस्तार से अर्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 47 देखिए। गज़ल क्रमांक 1। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। छात्रों, सबसे पहले इस शेर में आए कठिन शब्द देखिए। चट्टान, इसका मतलब है पर्वत। इस शेर में एक मुहावरा भी आया है, चट्टानों पर फूल खिलना। इसका मतलब है कड़ी मेहनत करना। चट्टानों पर फूल खिलना, इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। आइए छात्रों, इस शेर का भावार्थ देखते हैं। कवि प्रस्तुत शेर में कहते हैं कि कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से हम समाज में खुशबू फैलाने का काम करते हैं। छात्रों, कवि कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से, शेरों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि गज़लों के माध्यम से खुशबू बिखराना हमें अच्छी तरह से आता है। इसके लिए हम कवि सक्षम रहते हैं। अब दूसरी पंक्ति में वे क्या कहते हैं, चट्टानों पर फूल
खिलाना हमको आता है। अब इस पंक्ति में कवि का आशावाद दिखाई देता है। अब चट्टान का मतलब क्या है? पर्वत, पत्थर। अब वहाँ फूल नहीं खिल सकते, लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं कि चट्टानों पर फूल खिलाना हमें अच्छी तरह से आता है, हम चट्टानों पर फूल खिला सकते हैं। यानी कि हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। अगर मनुष्य ने ठान ली, कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन वह कर सकता है। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य में वह क्षमता रहती है, अगर वह चाहे तो मरुस्थल में भी फूल खिला सकता है। इसलिए यहाँ पहली ही गजल में, पहले ही शेर में कवि का आशावाद हमें दिखाई देता है। कवि क्या कहते हैं कि गजलों से हमें फूल, गजलों से हमें खुशबू बिखारना अच्छी तरह से आता है, हम चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं, यानी कि असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। यहाँ कवि यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर मनुष्य ठान लेता है, चाहे कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जब उसने एक बार ठान ली तो वह कार्य संपन्न करता है, उस कार्य को वह पूरा कर सकता है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि चट्टानों पर भी फूल खिलाना हमको आता है। यह पहली गजल का भावार्थ है। अब दूसरी शेर देखिए, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। अब इस शेर में आए कठिन शब्द देखिए। परिंदा, इसका मतलब है पंछी, पक्षी। घुन एक प्रकार का कीड़ा रहता है जो दाने को लगता है, घुन का अर्थ है कीड़ा। अब इस शेर का स्पष्टीकरण देखेंगे। कवि पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, मालिक यानी कि ईश्वर। यहाँ परिंदे यानी कि पक्षी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं है। छात्रों, हम सबको मालूम है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से यह संसार चलता है, लेकिन यहाँ इस शेर में परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं है, पहले जैसी आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी नहीं है। वह दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं पक्षियों का खाना क्या है? दाने हैं। अब इन दानों में क्या लगा है? घुन लगा है, इन दानों में कीड़े लगे हैं। अब इन दानों पर अधिकार किसका है? पक्षियों का है। लेकिन यह दाने अब कौन खा रहे हैं? यह दाने अब घुन खा रहे हैं। इसलिए पक्षी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकार के जो दाने हैं वह कौन खा रहे हैं? वह कीड़े खा रहे हैं, वह घुन खा रहे हैं। यानी कि इस शेर के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि समाज में एक गरीब वर्ग है जिसका अधिकार दूसरा वर्ग छीन रहा है। कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, क्योंकि एक समाज को मिलने वाले अधिकार, एक व्यक्ति को मिलने वाले अधिकार कोई दूसरा लेकर जा रहा है। इसलिए पक्षी रूपी व्यक्ति, पक्षी रूपी समाज ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं है, क्योंकि हमारे जो अधिकार है, हमारा जो अनाज है, हमारे जो दाने हैं, वह दूसरा कोई लेकर जा रहा है, उस पर कोई दूसरा अपना अधिकार जता रहा है।
यानी कि छात्रों हम जानते हैं कि समाज में ऐसा एक वर्ग है, उदाहरण स्वरूप मजदूरों, इसका शोषण फैक्ट्री मालिक करते हैं। इसलिए यहाँ ईश्वर से परिंदे शिकायत कर रहे हैं, परिंदों के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। यह इस शेर का भावार्थ है। तीसरा शेर देखिए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। इस शेर में आए कठिन शब्द देखिए, चंद, चंद का मतलब है कुछ, उजाला इसका अर्थ है प्रकाश। अब प्रस्तुत शेर में कवि क्या कहना चाहते हैं, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। छात्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है। मुझे आप ऐसा एक व्यक्ति दिखाइए कि इस संसार में जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार का दर्द, पीड़ा, गम नहीं है। ऐसा एक भी व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है। हमें परेशानियों के समय अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, साहस बनाए रखना है। परेशानियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। जब व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है तो उससे व्यक्ति प्रभावित होता है। हमें बिना डरे, बिना घबराए उस परेशानियों का सामना करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस पंक्ति में क्या कहा है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यानी कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीवन में जब मैं परेशानियों का हल करने गया, उन परेशानियों में मुझे उस परेशानी का हल निकल आया। यानी कि वो जो परेशानी है वह काफ़ी छोटी सी थी। जब हम उस परेशानी का सामना करेंगे तो हमें वो जो परेशानियां हैं वह काफ़ी छोटी लगेंगी और परेशानियों का सामना करते करते अपने आप वह परेशानी हल हो जाती है, उस परेशानी का हल निकल आता है। इसलिए उन्होंने इस पंक्ति में कहा है कि जब मैं उस परेशानी का सामना करने गया तो अपने आप परेशानी मुझसे दूर चली गई, उस परेशानी का हल निकल आया, क्योंकि वो जो परेशानी है वह छोटी सी थी। इसीलिए छात्रों, इस शेर में कवि कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन प्रसंग आएगा, परेशानी आएगी, तो हमें घबराना नहीं है, उस परेशानी का हमें सामना करना है। अगर हम महान पुरुषों का चरित्र देखेंगे, उनके जीवन में भी काफ़ी परेशानियां आई थी, लेकिन उस परेशानियों को वह घबराए नहीं, बल्कि डटकर साहस के साथ उस परेशानी का उन्होंने सामना किया और हल निकाला। यही जानकारी कवि कैलाश सेंगर जी तीसरे शेर में देते हैं। इस प्रकार छात्रों, आज के इस वीडियो में कवि की प्रमुख कृतियाँ, कवि का परिचय, विधा परिचय और पहले 3 शेरों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।